मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, बीमारी का असर बदस्तूर जारी है, बल्कि पिछले 8-10 दिनों से हम देख रहे हैं कि तादाद जो मरीजों की है वो बढ़ रही है। कहीं पोल्यूशन वजह है तो कहीं देखा जाए तो जो सर्दी का असर लोगों पे हो रहा है उस वजह से भी लोग इस इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोग एहतियात तो कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो लोगों की नज़र टिकी हुई है वो इस बात पर है कि वैक्सीन कब आएगा। हाल ही में हमने पढ़ा और सुना कि फाइजर कंपनी जो है वो वैक्सीन के ट्रायल के आखिरी स्टेज में है। लेकिन इस वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो सिर्फ 90% बताई जा रही है और साथ ही साथ इसका कॉस्ट कितना होगा अभी वो तय नहीं है। आम लोगों तक यानी आप तक और हम तक ये कैसे पहुंचेगा ये भी नहीं पता है। तो हम पुरानी आजमाई हुई उसी बात पर, उसी नुस्खे पर आते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी हमेशा हर मर्ज में एहतियात से बेहतर चीज़ कोई नहीं और इलाज से बेहतर हमेशा एहतियात ही होता है। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि एहतियात ही हमें इस बीमारी से बचा सकता है, इस बीमारी से दूर रख सकता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए अलग अलग मेहमान आते हैं जो हमारी इस नॉलेज में, हमारी जानकारी में इजाफा करते हैं और एहतियात पर जोर देते हैं। आज हमने ऐसे ही एक मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है जो डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कोविड के साथ साथ जो बाकी पेशेंट्स थे जिनकी ज़िंदगी पर बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा, क्योंकि उनकी बीमारियां ऐसी हैं जहां उन्हें आए दिन डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, रूटीन चेकअप और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स को कैसे हैंडल किया गया और आज की डेट में इन पेशेंट्स के लिए क्या हिदायत हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपका तारुफ करा लूँ अपने मेहमान से, जो हैं डॉक्टर बशीर अहमद लावे साहब। ये हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंडोक्राइनोलॉजी स्किम्स सऊरा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। चूँकि डॉक्टर हैं आप और इतने बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जब मार्च में हमारे यहाँ इस पैंडेमिक का ऐलान हुआ कि भाई आ गई ये बीमारी, घर घर फैलने लगी, आप उस चैलेंज को आज 8-9 महीने के बाद कैसे याद करते हैं या कैसे उसको देखते हैं? वो चैलेंज आपके लिए ज़ाती तौर एज ए मेडिकल प्रोफेशनल कैसा था? जब फरवरी के एंडिंग में, मार्च में ये इंडिया में कोरोना ने दस्तक दे दी, फिर पहले कश्मीर में नहीं आया था बिल्कुल, लेकिन बिकॉज जो बाहर गए थे लोग, पिलग्रिमेज पे गए थे, तो उम्रा पे गए थे, उनमें से कुछ लोग पहले आने लगे जिनको कोरोना पॉजिटिव था जी। एक्चुअली पहले इतना फास्ट नहीं आया लेकिन गवर्नमेंट के पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने प्रेडिक्शन की थी, मॉडल्स जो बने थे जी, उनमें एक्चुअली उन्होंने दिखाया था कि अगले 6-7 महीने में कोरोना का क्या होने वाला है। बिल्कुल सही। सो उस हिसाब से उन्होंने तैयारी, लगभग इंस्ट्रक्शंस ऐसे आ रही थी कि तैयारी हो रही थी। हमारे इंस्टीट्यूट में भी फरवरी एंडिंग मार्च से ही तैयारी होने लगी। अच्छा। सो उसके वही हमें पता था कि हमारे पास इतने सारे पेशेंट आएंगे, उन पेशेंट्स को हम कैसे टैकल करेंगे जी। उनमें से माइल्ड जो केसेस कितने होंगे, उनमें से सीरियस कितने होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, वो हम उससे बिल्कुल मार्च में ही आगाह थे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में क्या होने वाला है, टफ होने वाले उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे जी। उसमें 2-3 चीज़ों की एक्चुअली इंस्टीट्यूशन में ज़रूरत होती है जी। एक तो ये है कि आपका जो मैन पावर है, जैसे मेडिकल का है, पैरामेडिकल का है, वो आपको रिटेन करना है। फरवरी में कुछ वैकेशंस हुई थी, होती हैं नॉर्मली फैकल्टी वैकेशन पे होती हैं, सो वैकेशंस कैंसिल हो गई। बीच में अगस्त जुलाई में भी वैकेशंस होते हैं, वो भी कैंसिल हो गए। सो जो ट्रेन मैन पावर है उसको वहीं पे रखा है जी। दूसरी चीज़ है जो एक्चुअली ना यंग लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, यंग फैकल्टी है जो एक्चुअली काम करते हैं जी। हम सीनियर लोग तो उनके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, हमारा डिस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, इस हिसाब से करेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल सही। तो उसमें भी अगर कहीं पे डेफिशिएंसी थी
वो पूरी तो वो होनी हमने है। पूरी कर ली, रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट्स हमने रिक्रूट कर ली जी। नर्सिंग जो नर्सिंग स्टाफ है होता उसमें भी थोड़ी सी रिक्रूटमेंट हो गई जी। और थोड़ी सी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। सो वो हमने किया फ्यूचर को मद्देनजर रख के। ये हो गई एक बात। दूसरी बात थी कि अगर इतने सारे पेशेंट आ गए तो कैसे आप उन्हें मैनेज बिकॉज करेंगे? पेशेंट जो पहले जो कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल में आता था हम उसको वापस नहीं भेजते थे क्योंकि तब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं थी, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हाँ, थी कि इसको ये जो retain पेशेंट किया है जाए। इसको लेना ही लेना है, बिल्कुल। चाहे ये माइल्ड है सीवियर है, इसको लेना ही लेना है। तो माइल्ड केसेस के लिए भी हमें जगह चाहिए थी और जो सीरियस केसेस हैं उनके लिए भी हमें जगह चाहिए थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट कर लिया। जैसे रैनावारी का हॉस्पिटल है जी। जैसे सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज जेवीसी हॉस्पिटल है जी। जैसे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, तो उनको डेजिग्नेट किया गया कि ये एक्सक्लूसिवली करेंगे कोविड। बिल्कुल। सिक्किम्स के लिए उन्होंने बोला कि अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या वेंटिलेशन की जरूरत सिवियर जो क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे उसको हम इंस्टीट्यूट रेफर करेंगे कर सकते हैं। जी। हाँ, तो उसी हिसाब से हम गियर अप हो गए। तो नया जो है इंस्टीट्यूट में एक्चुअली एक जगह थी कैजुअलिटी के पास से, वहाँ पे पहले सीआरपी रहती थी, सीआरपी वालों ने उस जगह को छोड़ दिया। उस जगह को, उस बिल्डिंग को हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सक्लूसिवली कोविड के लिए रखा। उसमें ग्राउंड फ्लोर में हमने कोविड का ओपीडी रखा, वहीं पे हमने कोविड के लिए सैंपल सिलेक्शन, जिससे सैंपल जो लेना है उसके लिए फैसिलिटी रखी। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने फैसिलिटी रखी कि अगर कोविड पेशेंट एडमिट हो जाएगा उसके लिए ऑक्सीजन चाहे तो उसके लिए, अगर उसको वेंटिलेशन चाहे, अगर तो किसी को सपोज किसी को कोविड है उसको किडनी डिजीज भी है उसको डायलिसिस चाहे, सो डायलिसिस की मशीन, सो जो भी कोविड पेशेंट को, जैसे उसको हार्ट की बीमारी होगी उसको पेसमेकर चाहे, उसको ईसीजी, सारी एलाइड सर्विसेज को जो भी हमने बेसिक से स्टार्ट करके जो भी फैसिलिटी वहाँ पे चाहिए थी वो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे धीरे धीरे इक्विपमेंट ला के वहाँ पे प्रोवाइड कर ली और वो अभी काम ठीक तरह से कर रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर छोटी बनान की इंस्टीट्यूट का, दिस इज वन। ओके। दूसरा चीज है जो इंस्टीट्यूट में एक विंग है, अगर आपको पता है हॉस्पिटल में दो विंग्स हैं। जी बिल्कुल। ए विंग है और प्रॉपर, जैसे 5A। तो एक विंग उन्होंने एक्सक्लूसिवली रखी कि ये हम कोविड के लिए रखेंगे। अच्छा। उनको अंदर से बंद किया क्योंकि वहाँ की जो एंट्रेंस है वो रैंप भी है इंस्टीट्यूट का। बिल्कुल है। ये यूनिक हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे रैंप भी है। सो रैंप से पेशेंट्स आते थे जाते थे, तो मेन जो हॉस्पिटल है उसमें इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा। तो एक विंग एक्सक्लूसिवली कोविड के लिए रखी है, तो एक विंग नॉन कोविड के लिए रखी थी। बिल्कुल। ओके, ये हो गई दूसरी तैयारी। बिल्कुल सही। तीसरी तैयारी हो गई कि जो थिएटर है, सपोज कोविड पेशेंट हमारे पास आ जाता है, उसको खुदा न खास्ता अपेंडिसाइटिस हो गया इस बीच, उसको एक्यूट गॉल ब्लैडर उसके लिए थिएटर तो उसको तो ऑपरेट तो करना है। बिल्कुल सही। उसके लिए अलग से कोविड थिएटर जहाँ पे 2-3 टेबल्स जो हैं वो हमने अलग से रखा। ओके। ये हो गया जो आपका जो फैसिलिटी है। तीसरी चीज जो हमने की, हमको जो, क्योंकि पहले जब एक्चुअली पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया, काफी सारी जैसे पीपीई आपने देखा होगा तब मीडिया में, इवन यूएस यूके वहाँ भी पीपीई अवेलेबल थे नहीं। बिल्कुल। तो हमने स्ट्रगल शुरू की, हमने पीपीई स्टार्ट किया कि हम पीपीई ले लेंगे, लेकिन इतना लॉकडाउन हुआ कि हम दिल्ली से जो वर्कर थे वो सब घर गए, तो हमें कुछ मिला नहीं कर सके आप। हमने काफ़ी सोर्सेज से कोशिश की कि हमने मास्क वगैरह जो है वो हमने मंगा दी। ओके। तो पीपीई का ऐसा हुआ, पहले हमने क्या किया, हमने कपड़ा लाया। अच्छा। जो पीपीई के लिए चाहिए जी। इंस्टीट्यूट में एक बड़ा टेलरिंग सेक्शन है। बिल्कुल है। जहाँ पे कम से कम 20, 25, 30 टेलर लोग बैठते हैं। बिल्कुल। तो हमने वहीं पे स्टार्ट किया खुद ही बनाना। ओके। जब तक थोड़ा मार्केट से आने लगा, लॉकडाउन ईज हो, तो जितने भी ये सेफ्टी गेयर्स थे ये वहीं बनने शुरू हो गए। तो ये हमने वहीं पे बनाने स्टार्ट कर लिए। तो जब तक 1-2 महीने हो गए तो लॉकडाउन भी ईज आउट हो गया, तो जो लोग बनाते थे किट, पीपीई सप्लाई जो आते, इनफैक्ट पहले कोई सप्लाई करता नहीं था।
अच्छा, तो विद टाइम के ज़्यादा लोग इस बिजनेस में आ गए। बिल्कुल, तो उनको पता है ये मार्केट है जी बिल्कुल, तो डिमांड बढ़ी तो सप्लाईज भी बढ़नी शुरू हो गई। तो देन वी वर वेरी स्ट्रिक्ट। तो फिर हमने क्वालिटी पूरी तरह से देख ली, चेक कर ली, कमेटी बनाई उसके लिए, कौन सा ले लेंगे जो सबसे सस्ता होगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी वो ले लेंगे। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़े, तो हमको फिर उसके बाद कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। इंस्ट्रूमेंट हुआ। डॉक्टर साहब तब उन्होंने मुनी की ये कोविड मैनेजमेंट शुरू गई, ये पैंडेमिक डिक्लेयर गो आज से डेफिनेटली गो लॉकडाउन। चूँकि तू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मतलब इस आम जबान मज वन थायराइड पेशेंट आसान, शुगर पेशेंट आसान या ब्लड प्रेशर पेशेंट आसान, तम तह नश अमिस पेशेंटस रतस मज चेकअप करें, डोजेज बढ़ावन, ब्लड सैंपल दिन या तह नश यून, डाइट कंसल्ट कर, बाकी बाकी चीज़ करें। ये लॉकडाउन गो या वन पता कह कि ये हॉस्पिटल डेजिग्नेट फुली गोमुत कह, तो कित कर पन पेशेंट मैनेज, उनको कितनी दिक्कतें आई इन पेशेंट्स को जो लाइफस्टाइल डिजीज़ पे थे, क्रॉनिक पेशेंट है, इसको आपके पास आना है, उनकी क्या सूरत हाल। ये तो सारा आपने जो बोला ये कोविड पेशेंट के लिए था, नॉन कोविड के लिए क्या गाइडलाइन थी जिसको आपकी ज़रूरत हर हफ्ते पड़ती थी? डॉक्टर साहब पहले जो हमने जब कोविड चल ही रहा था, स्टार्ट हुआ था, इंस्टीट्यूट एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां ओपीडी बंद नहीं हुआ। ओपीडी हम मगर हिमास लुकन पाई मे पानस ते पता मे ते बूज लुक वनान अशन पाई अस गसो अस शायद खुदा न खास्ता मरो वन घरस मजे मरो अस क्या अशन डॉक्टर से रब्ते गसान या परोस खतर अगर गसो तो इन्फेक्शन। मैं अपनी तरफ से कहना, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमने ओपीडी बंद नहीं किया, लेकिन अच्छा आप जो बता रहे हैं कि लोगों को पता नहीं था कि ओपीडी बंद है, कि बिकॉज उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओपीडी तो सब जगह बंद है, वहां भी लॉकडाउन था। लेकिन ओपीडी इंस्टीट्यूट में चल रहा था, ये एक बात है। दूसरी चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ हर कहीं डिपार्टमेंट से उन्होंने कुछ डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनको डेली ऑनलाइन रखा। ओके, जैसे एंडोक्रिनोलॉजी में डायबिटीज पेशेंट है, अच्छा, जैसे न्यूरो सर्जरी है, किसी को सर्जरी हो गई है, जनरल सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है जिसको डायलिसिस चल रहा है, कार्डियोलॉजी है जिसको पेसमेकर है या कुछ और प्रॉब्लम है जिसको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत थी। ओके, ये जान के कि लॉकडाउन है, पेशेंट्स यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने 8-10 लोगों का एक पूल बनाया है जो रोटेट एवरी डे करता था। 10 बजे से 4 बजे तक कुछ डेडिकेटेड टेलीफोन नंबर्स हमने प्रेस में ये नंबर्स दे दिए हैं कि अच्छा, जैसे एंडोक्रिनोलॉजी का डॉक्टर इस दिन होगा, फोन पे अवेलेबल होगा जी। उससे पेशेंट्स को काफ़ी सारी सहूलत हो गई। कैसा रिस्पांस रहा इसका? काफ़ी सारे, इनफैक्ट पेशेंट मतलब कॉल करते थे, बीच में वो मोबाइल पे भी, जिसके पास मोबाइल नंबर था बीच में वो करते थे। इनफैक्ट दे वर टेकिंग इट एज अ फुल कंसल्टेशन। वो मुझे बता रहे थे पता फोनस पे फोनस पे तो मे वो so I think patients were satisfied, so we were also satisfied. So these ये दो चीज़ें हैं, ये कंटिन्यू चली। ओपीडी भी चलता रहा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहाँ कम पेशेंट आते थे और पेशेंट डरते भी थे। बिल्कुल सही। दूसरी टेली कंसल्टेशन भी होगी और डायरेक्टर की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर आपका मोबाइल नंबर पेशेंट के पास है, प्लीज़ अगर पेशेंट आपको फोन कॉल कर रहा है तो अटेंड करिए, यू शुड अटेंड द कॉल। डॉक्टर साहब, चूँकि ये हम कुछ महीने पहले की बात कर रहे हैं, अब तो खैर लॉकडाउन नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं, या कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको अभी हम घर से जाने नहीं दे रहे रूटीन चेकअप के लिए। अगर हम आज के डेट की बात करें तो जो हमारे नाज़रीन हैं जो इन डिजीज़ में मुब्तला हैं, जो हाइपरटेंशन के या डायबिटिक हैं, उनके लिए आज आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो घर बैठे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस मैनेज करें, चाहे वो बुजुर्ग खुद करें, चाहे घर में बाकी लोग जो हैं, जो बच्चे हैं वो करें। मैं तफसील से ये जानना चाहती हूँ कि उनके लिए क्या हिदायत है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए आप जो है इंस्ट्रक्शंस है कि अगर किसी को माइल्ड डिजीज़ है, जैसे किसी को फीवर हो गया या किसी को कुछ और सिम्टम्स जो है कोविड की हो गई, एक स्पेन है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी ठीक है, तो ये घर में आराम से बैठ सकता है जी। उसका जो रूटीन का ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का वो तो रहेगा ही। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले जो कोविड जो ट्रीटमेंट एक्चुअली करते हैं जी। वो कुछ और मेडिसिन रखते हैं, मामूली सी मेडिसिन रखते हैं, तो वो भी चल सकती है। तो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने पहले बोला कि प्रिकॉशन की दूसरे को नहीं फैलना चाहिए। यम नॉन कोविड पेशेंट तो हंची यम ना रेगुलर तय पेशेंट छ तिमन क्या हिदायत दी होती करना तिम हॉस्पिटल यून शुरू ब्रोटी पठन थे गए वही रश, या अभी वो घर में रहकर एहतियात करें और आप जो उनको हिदायत दे उस पर चल सकता है ये पेशेंट, ये डायबिटीज हाइपरटेंसिव? इसमें मेरी जो सजेशन है जी, अभी मेरे ख्याल में 1 महीने से या अभी 10-15 दिन एक बार ही हॉस्पिटल आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि अब तो विंटर आ गया जी, बिल्कुल विंटर में ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल कल को बर्फ भी पड़ सकती है, बिल्कुल रोड भी बंद हो सकते हैं। सो अगर पॉसिबल है तो आपको ठीक ठाक टाइम मिल रहा है, आपका काम भी खत्म हो गया, एक बार आप हॉस्पिटल आ जाओ, वहाँ पे आप डॉक्टर से मिल लो, हाइपरटेंशन का जो भी ट्रीटमेंट करना है, डायबिटीज़ का करना है, कुछ और करना है, और डॉक्टर से ये भी पूछ लो कि सपोज मुझे 3 महीने 6 महीने यहाँ मैं नहीं आ सकूं तो मैं क्या करूं। बिल्कुल सही। सो ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट बेटर है कि अगर आजकल पेशेंट आएंगे फिजिकली वो उनको देख लेंगे, हम कंसल्टेशन लेके पास कर लेंगे, तो और नेक्स्ट जो टाइम होगा उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस उनको डॉक्टर से लेनी पड़ेंगी। तो ये स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुआ आजकल? आपका जो अपना पेशेंट है वो आने लगे हैं आपके पास? आजकल तो काफ़ी पेशेंट्स हैं, जैसे हमारा ओपीडी तो रोज़ चलता है जी। पहले लॉकडाउन में अगर 10 बजे हम ओपीडी स्टार्ट करते थे 12 बजे ख़त्म होता था, आजकल लगभग 2 बजे 3 बजे तक भी ओपीडी, कभी कभी 4 बजे तक भी चलता है। सो पेशेंट्स ने, क्योंकि बीच में ना हार्वेस्टिंग सीजन आ गया जी, सो हार्वेस्टिंग में लोग नहीं आते हैं। सो हार्वेस्टिंग भी ख़त्म हो गई, तो आजकल फिर से पेशेंट आने, मतलब जो पेशेंट पिछले 1 साल से नहीं आया वो फ़ोन करने लगा, मैं हाज़ ओवर यून तो बकम दो यम। सो पेशेंट्स, दैट इज़ अ गुड थिंग, दे शुड कम, एटलीस्ट एक चेकअप के लिए उनको आना चाहिए, तो उसके बाद डॉक्टर से सलाह करके दे कैन बी ट्रीटेड एट होम। डॉक्टर साहब, जो आपके पेशेंट्स हैं, मतलब जो एंडोक्राइनोलॉजी से जुड़ा हुआ पेशेंट है, चाहे उसकी माल फंक्शनिंग है या कोई फेलियर है, क्या उनमें कोविड इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है या सिर्फ रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को ही कोविड का खतरा ज़्यादा है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जिनको होंगी, या आप भी जैसे हमने अक्सर सुना कोविड को लेकर कि जो डायबिटिक्स हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, उन्हें बड़ा ख्याल रखना चाहिए अपना, एल्डरली लोग हैं, आपने कहीं पर कोरिलेशन देखा आपके पेशेंट और कोविड के पेशेंट के बीच? देखिए, अगर हम डायबिटीज़ की बात कर लेंगे, डायबिटीज़ पेशेंट्स को कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस हैं होने की। अच्छा। सो ये तो पहले जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, डायबिटीज़ पेशेंट्स को अदरवाइज भी चेस्ट का इन्फेक्शन होता है। सो डायबिटीज़ पेशेंट्स दे आर ससेप्टेबल टू। दूसरी चीज़ जो कोविड में आई कि पहले जो अमवात हो गई, उसमें उन्होंने देखा कि 2-3 जैसे एज है जी, जो बुजुर्ग होगा उसको ज़्यादा चांसेस है कि सीवियर अटैक होगा, मर भी सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल, जिसको डायबिटीज़ है उसको भी सीवियर डिजीज़ होती है, जिसको हाइपरटेंशन है उसको भी, और जिसका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी, ये कुछ रिस्क फैक्टर देखें तो उसमें डायबिटीज़ का आ गया, ओबेसिटी का आ गया, हाइपरटेंशन का आ गया, इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा इसमें बढ़ गई कि हम पेशेंट्स को बताएं कि आपको ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने की, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई।
तो अगर ज़्यादा सीरियस हो गए तो हॉस्पिटल पहुंचना है। दूसरी बात है कि जब हम सीवियर केस कोविड ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है, उसमें एक दवाई जो उन्होंने देखी रिसर्च में, इनफैक्ट सिर्फ एक ही दवाई उन्होंने देखी कि जो इसमें काफ़ी मदद करता है। अच्छा। अगर ये सीरियस बीमारी हो, वो है स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन। जी। तो डेक्सामेथासोन ने बोला कि डेक्सामेथासोन अगर हम दे देंगे तो उसमें सर्वाइवल काफ़ी इम्प्रूव होता है। अच्छा, इसलिए डेक्सामेथासोन लगभग सब पेशेंट्स को देते हैं जिनकी सीरियस बीमारी है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी को सीरियस बीमारी भी नहीं है लेकिन फिर भी डेक्सामेथासोन देते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव ड्रग है। 5-6 दिन 8 दिन डेक्सामेथासोन चलता है। ये डेक्सामेथासोन जो है इसका काफ़ी कोविड में फ़ायदा है, लेकिन इससे जो डायबिटीज़ है वो फ्लेयर अप हो जाता है। ओके। हाँ, काफ़ी जिसका ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो, डेक्सामेथासोन स्टार्ट किया, ये बढ़ जाता है, रेज हो जाता है, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है ये उसके लिए। 400 500। लेकिन जो सीरियस बीमार है उसके लिए ये रिस्क हमें लेना है। अच्छा। क्योंकि डेक्सामेथासोन से उनको फायदा मिलता है। फिलहाल कोविड पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि ये बढ़ जाएगा, उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा। ये होगी एक बात जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है। अब जिसको डायबिटीज नहीं है, बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात थी ये डॉक्टर साहब। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको भी अगर हम डेक्सामेथासोन दे देंगे तो डायबिटीज हो जाता है। ऑलमोस्ट 60-70% चांसेस कि डेक्सामेथासोन से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अच्छा। सो तब भी हमें ख्याल रखना है कि अगर डायबिटीज नहीं है, डेक्सामेथासोन खाया, ब्लड शुगर तो ये नहीं बढ़ गया। इनमें कभी क्या होता है, जिनको डायबिटीज नहीं है, अब डेक्सोना की वजह से डायबिटीज हो गया, ये यूजुअली रिवर्स होता है कोविड जब ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन लिटरेचर में क्या है कि पिछले ये जो शुगर उसको हो गया, ये बाद में रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल, जब उसकी हम वो ट्रीटमेंट बंद करेंगे। हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% नहीं है। ओके। तो दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व की कि जिसको कोविड हो गया, क्योंकि आप पेशेंट आते हैं हमारे पास, मैं आज उस कोविड गोमुत। अच्छा। बट वो साथ ही बोलता है मयस गो रेथ, इट मीन्स डॉक्टर शुड नॉट बी, आप सिक्योर मत हो जाओ, आप हमें देख लो, मयस गो रेथ कैन। तो क्या होता है, जब उनको डेक्सामेथासोन देते हैं ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब तक हम आपने डेक्सोना दे दिया तब तक ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, आपने डेक्सोना बंद किया तो ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा। वो नहीं होता है। अच्छा। ये महीने के बाद आते हैं, 2 महीने के बाद आते हैं, ब्लड शुगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। अच्छा। तो उसमें क्या है, ये चीज़ जो है ये उन्होंने बाहर भी देखी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ भी देखी है पोस्ट कोविड। इसमें 2 चीज़ें हैं। हाँ जी। इसमें एक चीज़ लिटरेचर में ये उन्होंने मतलब अल्टीमेटली अंडरस्टैंड किया है कि कोविड जो है एज सच पेनक्रियाज के ऊपर असर ऐसा करता है कि अगर वहाँ से इंसुलिन निकल जाती है वो कोविड से फिर नहीं निकलती है, बंद हो जाता है। आपको पता होगा कि डायबिटीज किससे होता है। डायबिटीज मोटी 2 चीजें हैं। हाँ। या तो पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता नहीं है, अगर निकलता भी है वो काम नहीं करता, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कोविड में उन्होंने देखा कि कोविड के पेशेंट्स में कोविड इटसेल्फ, ये जो वायरस है ये पेनक्रियाज की उन सेल्स पे असर करता है जहाँ से इंसुलिन बनता है। सो उसको ब्लॉक करता है, इंसुलिन निकलता नहीं है जी। सो ये डायबिटीज बढ़ जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो हमने सर डॉक्टर साहब इसकी बात मुझे लगता है पहली बार हमने इस पे रोशनी डाली है कि किस तरह से हम बार बार जो ये सुन रहे थे कोविड और डायबिटीज़ का रिलेशन, बखूबी आपने उसको एक्सप्लेन किया। ऐसा कुछ किसी और एंडोक्राइन प्रॉब्लम में है क्या? ऐसा कोई रिलेशन है? जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट हुआ उसमें ऐसा कुछ, या थायराइड फेलियर के पेशेंट्स उनमें ऐसा कुछ है कोविड के असरात जो बाद में भी देखे गए? नहीं, देखिए मैंने पहले भी बताया कि जिनका वेट ज़्यादा है ओबीस उनको कहते हैं, वेट जिनका ज़्यादा था उनको सीवियर अटैक हो गया। ओके। तो उनको मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, उनकी डेथ ज़्यादा हो गई। ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल में नहीं था उनको भी सीवियर अटैक हो गया और उनकी भी डेथ हो गई। अब ऐसा होता है, ये जो जैसे कोई बुजुर्ग है उसको हाइपरटेंशन भी पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है।
मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। होता है, उसको डायबिटीज भी होता है, कभी कभी उनका वेट भी सेडेंटरी होते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो सीवियर अटैक बन जाता है। तो ये इसमें अगर मैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बात करूँ, इसमें स्टडीज़ ने देखा है कि अगर शुगर बढ़ गया कोविड के दौरान, अगर ये शुगर आप कंट्रोल करोगे, ये शुगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम कंट्रोल करेंगे तो कोविड जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर लेंगे, कोविड ठीक हो जाता है, और जो सीवियर अटैक है उसके कम चांसेस है और डेथ के भी कम चांसेस है। बहुत खूब। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आज जो कोविड का एक नया एंगल हमने खोला है डायबिटीज़ को लेकर, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, जो उस पर आपने रोशनी डाली। तो मुझे लगता है उन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, हम कह सकते हैं, इंफॉर्मेटिव रहा। डॉक्टर साहब, एक मैसेज जाते जाते हम आपसे लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन से? देखिए, मैसेज तो यही है कि कोविड अभी जाने वाला नहीं है। उधर से विंटर आने वाला है जी। तो विंटर में यहाँ पे तो फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे घर वाले एक ही जगह रहते हैं, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आना जाना थोड़ा कम करें जी। जैसे मैं गया हूँ, सुबह घर से निकला हूँ, मैं हॉस्पिटल भी जाता हूँ, मैं यहाँ भी आ गया, मैं 20 लोगों से मिला। अगर मैं शाम को जैसे किसी रिलेटिव को देखने गया जी, तो मैं 10-12 लोग से मिला, क्या पता है, खतरा बढ़ जाता है। बेटर है कि जो काम फ़ोन पे चले वो काम फ़ोन पे कर लो। अगर एक्सट्रीमली एसेंशियल है तो फिर जाओ। अगर जाना भी है, कम से कम 2 चीज़ें, अगर 2 नहीं, कम से कम एक चीज़ आपको कोविड से बचा सकती है, वो हो गई मास्क जी। डॉक्टर साहब, अगर आप मास्क पहनेंगे, बेटर है कि विंटर में अगर आप घर में भी बीच में पहनोगे। मास्क में कभी ऐसा होता है कंटिन्यूसली पहनने से थोड़ा सा ना दम घुटता है, तो बीच में कम से कम पहनो। अगर बीच में निकालना है तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप मास्क पहन के रखो। दूसरी चीज़, जो स्वाइन फ्लू है उसका वैक्सीन डायबिटीज़ वाले को करना ही करना है जी। क्योंकि अगर 2 चीज़ें इकट्ठे आएंगी, स्वाइन फ्लू और कोविड, तो ज़्यादा चांसेस है डेथ की, बहुत खतरनाक होगा जी। तीसरी चीज़ है कि जब तक 5-6 महीने काफ़ी इसमें प्रिकॉशन लेनी है, जब तक इसका वैक्सीन आएगा। जब वैक्सीन आएगा तो तब देखी जाएगी, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इन्फॉर्मेटिव और कई सारी मामला पर रोशनी डाली आपने। स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको फिर एक बार दावत देंगे और मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और मुझे लगता है हम भी जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि एहतियात जो है फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ वही बचाव है। दूरी जो बनाए रखनी है उसको बनाए रखिए, और कोशिश करिए कि हम हमेशा मास्क पहने रखें, ख़ासकर तब जब हम घर से बाहर आते हैं। वही चीज़ हमें फ़िलहाल बचा सकती है। तो नाज़रीन, इसी एहतियात के साथ हम आज के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर।